राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बात करते हैं आज हम लोग ओम्स के नियम के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र किया था। उम्मीद करता हूं आपको जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो बन जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स के लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है, तो सबसे पहले समझिए कि ओम्स लॉ आया कहां से। ये बात है 1827 की। एक जर्मन फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। याद रखना है 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम सर जॉन ओम था, जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने एक चालक लिया, एक चालक मतलब एक कंडक्टर लिया, और इस कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विभवांतर कहते हैं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको विभवांतर कहते हैं, और उनके बीच जो प्रवाहित धारा हो रही है उस धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया। इसी संबंध को क्या नाम दिया गया, ओम्स लॉ कहा गया। याद रखना है क्या कहा मैंने, 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट हुए जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने किसी चालक के दो छोर, एक ये इस छोर पर एक दूसरे छोर पर, उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है या फिर प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, उसके बीच में एक रिलेशन स्थापित किया, एक संबंध स्थापित किया। इसी संबंध को क्या नाम दिया गया, ओम्स लॉ कहा गया। इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अगर नियत ताप पर किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके अंदर जो विभवांतर होगा वो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। क्या है ये, ओम्स लॉ है। क्या कहता है, नियत ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एक कांस्टेंट टेम्परेचर में कोई कंडक्टर है, उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित हो रही है, उसके दो छोरों के बीच विभवांतर, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक के अंदर और उसके बीच जो विभवांतर है उसके समानुपाती होता है। तो जो विभवांतर है उसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं और जो विद्युत धारा है उसको I से। इसी कारण से ओम के नियम से क्या मिला हमें, V समानुपाती I, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस समानुपातिक चिन्ह को हटाना है, इसको कहते हैं समानुपातिक चिन्ह। तो समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए नियतांक की आवश्यकता होती है ना। और वो नियतांक क्या है, तो वो नियतांक R है। क्या नियतांक है, R। तो हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इक्वल टू R I। ये क्या निकला आपका, ओम्स लॉ निकला। V यहां पर जो R है वो R जो है वो क्या है आपका, रेजिस्टेंस। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है कहां से निकला है, आपके ओम्स लॉ से निकला है। क्या कहा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को या फिर समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए R कांस्टेंट का जरूरत पड़ा, और ये कांस्टेंट को ही हम लोगों ने क्या कहा, रेजिस्टेंस का। इस मतलब से यहां पर V जो आपका ओम्स लॉ में जो V है वो भी आपका RI है, और यहां पर R जो है आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जब कोई चालक है उस चालक में विद्युत धारा निरंतर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है, उस प्रवाहित होने को जो विरोध करता है, विरोध करने का जो प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा किसी चालक के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करने का, प्रतिरोध करने की जो प्रॉपर्टीज होती है या जो गुण होता है, इसी को उसका रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध कहते हैं।
तो क्या कहता है, प्रतिरोध किसी चालक, किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है, गुण है, जिससे वो क्या करता है, अपने अंदर जो धारा प्रवाह हो रहा है, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या फिर आवेश का जो प्रवाह हो रहा है, उसका विरोध कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस कर रहा है, उसका रिपल्स कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ओम के नियम से आपको क्या मिला, VI/R। हम यहां पर क्या लिखे हैं, V = RI, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, R = V/I कह सकते हैं ना। तो R = V/I, क्या है R, तो नियतांक है, और इसी नियतांक को नाम दिया गया प्रतिरोध, और इसी प्रतिरोध को V/I जो कहा गया, V मतलब हो गया आपका विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट होता है आपका वोल्ट होता है ना, वोल्ट होता है, और I जो है विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस जो है उसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर। क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर इसी वोल्ट एम्पियर को क्या नाम दिया गया, ओम, और ओम जो है वो रेजिस्टेंस का SI यूनिट है। SI यूनिट, रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो क्या है आपका, ओम है। और ओम को एक ग्रीक भाषा का शब्द है, कुछ इस तरह का आता है, उसी शब्द से निरूपित करते हैं या फिर दर्शाने का जो काम करते हैं, वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से इसको दर्शाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ओम कहते हैं। ओम जो है क्या है, प्रतिरोध, जो आपका रेजिस्टेंस है उसका SI यूनिट है, और इस SI यूनिट को ओम जो होता है, ओम किसके बराबर होता है, वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसका मतलब हो गया कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए, याद रखिएगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 वोल्ट विभवांतर में प्रवाहित होने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वही 1 ओम कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध के कारण क्या है, ये जो विरोध हो रहा है इसका कारण क्या है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इसको कौन कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उन फैक्टर्स पर बात करते हैं। तो कहता है, सबसे पहली बात कहता है कि किसी चालक, प्रतिरोध क्या हुआ है, हमने बताया किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करना। तो यहां पर कहता है कि सबसे पहला जो फैक्टर होता है उस चालक की लंबाई है। कहता है किसी चालक का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या कहता है कि किसी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है उस चालक, मतलब उस कंडक्टर के लेंथ के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, है ना। मतलब है इसका कि अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो उसकी लंबाई बढ़ा दीजिए, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर लंबाई घटेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, है ना। किसी वायर में अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना है तो उस वायर की लंबाई हमें क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम लंबाई घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी तार की लंबाई 5 मीटर है और किसी तार की लंबाई 10 मीटर है, इसमें प्रतिरोध किसमें सर्वाधिक होगा, तो आप क्या कहेंगे, 10 मीटर की जो तार है उसमें प्रतिरोध अधिक होगा बनिस्पत 4-5 मीटर में। क्यों, क्योंकि लंबाई जो है वो रेजिस्टेंस के समानुपाती है, और लेंथ जो होता है घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा जो फैक्टर होता है वो क्या है, किसी चालक का जो रेजिस्टेंस है उसके, उस वायर के, मान लीजिए वायर है, ये अगर हमारा वायर है, इस वायर का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट है,
इस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एरिया जो है इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा? रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। किसके एरिया के? वो जो वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है या फिर प्रवाहित हो रही है, उसमें उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है जितना मोटा तार रहेगा उतना ही कम प्रतिरोध। देखिए क्या कहता है, अगर एरिया बढ़ाएंगे, अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। अगर हम एरिया को कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो किसी भी वायर का अगर रेजिस्टेंस हमको कम करना है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें किसी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दीजिए, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी वायर की अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसी से हम कह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या आता है? तो तीसरा पॉइंट कहता है किसी चालक का जो प्रतिरोध है, उस चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ, किस पदार्थ का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका प्रतिरोध कैसा रहेगा। सबसे अधिक जो चालकता होती है वो किसकी है? चांदी की। मतलब उसमें प्रतिरोध सबसे कम है। मतलब सबसे अच्छा मटेरियल क्या है? चांदी है। उसके बाद जो आप यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, है ना। आप कॉपर का कहते हैं रेजिस्टेंस बहुत कम है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा तरह से उसमें प्रतिरोध को कम करता है, प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण जो है वो अच्छा चालक होता है। तो यहां पर चालक जो है, चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, कितना होगा। आगे अगर हम तीसरे पॉइंट पर, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है और इस पॉइंट को एक साथ याद रखना है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट जो है क्या है? किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है, अगर घटता है तो उस पर भी फर्क पड़ता है कि उस जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कहता है किसी चालक में अगर उसका ताप बढ़ा दिया जाए, ताप अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम उस तार को गर्म कर दें तो ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमने दो पॉइंट रखे हैं, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को हमने बोला था याद रखने के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं पहले और दूसरे पॉइंट से हमको क्या रिजल्ट मिला? तो हम कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। ठीक है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? L/A के। यहां पर हम मेंशन करते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है। ये समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए नियतांक की आवश्यकता होती है। और ये नियतांक क्या होता है? तो ये नियतांक जो है यहां पर इस तरह का रो साइन का यूज करते हैं नियतांक के फॉर्म में। ये नियतांक है आपका। ठीक है। अब क्या करते हैं? R इक्वल टू इस तरह का साइन L/A। और इसी नियतांक को ये क्या है आपका? नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। इसी नियतांक को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोधकता। ठीक है। रेजिस्टिविटी, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है आपका? रेजिस्टिविटी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। कहता है किसी पदार्थ से बने एकांक लंबाई, एक लंबाई, एकांक मतलब यूनिट लेंथ और एकांक अनुप्रस्थ काट, यूनिट एरिया के चालक जो होता है, कंडक्टर जो है, उसका प्रतिरोध, जो प्रतिरोध उसके अंदर होता है उसी को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। समझिएगा कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि यहां पर अगर हमने माना लेंथ जो है वो क्या है आपका? लेंथ 1 मीटर है और एरिया जो है आपका
1 मीटर स्क्वायर है, क्या है 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाएगा प्रतिरोधकता के, है ना। तो कहता है कि प्रतिरोधकता क्या होता है, तो प्रतिरोधकता एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसमें जो चालक है उस चालक का जो रेजिस्टेंस है वही उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता। प्रत्येक पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, जिसकी जितनी कम प्रतिरोधकता होती है उस पदार्थ को उतना ही बढ़िया चालक माना जाता है, जिसकी प्रतिरोधकता जितनी अधिक होती है उस पदार्थ को उतना ही बुरा चालक माना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं वो कम चालकता वाला पदार्थ होता है। आगे अगर हम देखें जो चालकता है आपका, तो चालकता का अगर हम मात्रक, प्रतिरोधकता का अगर मात्रक देखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, इसको निकाल के इधर ले आते हैं और इसको निकाल के इधर लेकर जाते हैं, तो यहां पर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, A ऊपर चल जाएगा, L नीचे आ जाएगा, है ना। तो R L अपॉन A रो, ठीक है। अब यहां देखिए रेजिस्टेंस जो होता है इसका मात्रक क्या है, ओम है, लेंथ का मात्रक क्या है, मीटर है, एरिया का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर है। इस साइन को, प्रतिरोधकता का साइन को लगा देते हैं, मीटर कट गया, स्क्वायर हट गया, है ना। तो क्या होगा, वेट अ मिनट, ओके, यहां पर पलट जाएगा, है ना। इसको चेंज करेंगे, ए अपॉन एल हो जाएगा, और ए अपॉन एल होने के कारण क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर प्रतिरोधकता, और मीटर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो चीज समझ में आ गया होगा, और प्रतिरोधकता क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कई बार पूछा जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, कई बार बीपीएससी दरोगा में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, और प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो भी पूछा जाता है। याद रखिएगा ये इसका एसआई मात्रक है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ओम मीटर जो है इसका एसआई मात्रक है, और इसका मतलब क्या होता है ये भी हमें समझ में आ गया, और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हमें समझ में आ गए। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, उम्मीद करता हूं इससे जो भी संबंधित प्रश्न होंगे वो आपके बनेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों के बाद जो है एक क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊं, और उस वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा। जितने क्वेश्चंस जिस चैप्टर से बन रहे होंगे उन सारे क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं या फिर आपको क्लियर करा दूं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और लाभ मिलता रहे आपको। जय हिंद, जय भारत, राम राम।